हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और जय श्री राम। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी की पाठ्य योजना डायरी किस प्रकार से तैयार की जाती है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी जानकारी दे दूं। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटे वाला आइकन है उसको ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। मित्रों, वापस पाठ्य योजना पर आते हैं। आज का अपना टॉपिक है मित्रों, सबसे पहले आपकी जो दैनिक पाठ्य योजना डायरी है उसके ऊपर आपको पाठ्य योजना का क्रमांक लगा लेना है और जिस कक्षा के आप पाठ्य योजना तैयार वो कर रहे हैं वो कक्षा, तो कक्षा 8 के आज अपन पाठ्य योजना तैयार करेंगे। विषय हो जाएगा आज का जीव विज्ञान या बायोलॉजी विषय। और जिस विद्यालय में आपका प्रशिक्षण प्रोग्राम चल रहा है, जिस विद्यालय में आप लेसन प्लान डायरी तैयार करें उस विद्यालय का नाम। और मित्रों, आज का जो अपना प्रकरण है वो है प्रकाश संश्लेषण। इस प्रकरण के ऊपर आज अपन पाठ्य योजना तैयार करेंगे। समयावधि, कालांश वगैरह सारी चीज़ें आप भर लीजिए। इसके पश्चात में आपको लगा लें शिक्षण के उद्देश्य। शिक्षण के उद्देश्य के अंदर 3 कॉलम बनाना। शिक्षण के उद्देश्य अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, एक है विशिष्टीकरण। आप चाहे तो विशिष्टीकरण वाले कॉलम को हटा भी सकते हैं और बना भी सकते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार आप चाहे तो कर सकते हैं। 2 कॉलम से भी काम चल जाएगा। उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। जो पहला शिक्षण का उद्देश्य आता है ज्ञानात्मक, द्वितीय है अबोध और तृतीय है ज्ञानोपयोग। इन तीनों से संबंधित देखिए मैंने आपको अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखा है, तो ध्यानपूर्वक इन तीनों से संबंधित अपेक्षित व्यवहारगत जो परिवर्तन है इसको लिख लीजिए। और चौथा आता है आपका कौशल। तो कौशल से संबंधित जो मैंने अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन वो लिखा लीजिए। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन से मतलब है बच्चे को जो पाठ आप पढ़ा रहे हैं उससे बच्चे के अंदर क्या परिवर्तन आएगा। बच्चे के अंदर आप कोई भी पाठ या विषय वस्तु जो पढ़ाएंगे उससे पे आप परिवर्तन लाना चाह रहे हैं, वही उसके अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन आपके द्वारा हो जाएंगे। इसी प्रकार से 5वां शिक्षण का उद्देश्य आता है अभिरुचि। तो अभिरुचि के कारण आप अपेक्षित परिवर्तन को लिख लीजिए। मैंने पहले बता दिया, आप चाहे तो विशिष्टीकरण वाले कॉलम को हटा भी सकते हैं, आप बना भी सकते हैं। 2 कॉलम से भी काम चल जाएगा। उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, आप चाहे तो 2 कॉलम भी बना सकते हैं। 6वां जो शिक्षण का उद्देश्य आता है अभिरुचि। अभिवृत्ति से संबंधित जो मैंने आपको अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखा है, इन अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन को आप लिख लीजिए। और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन के बारे में मैंने आपको समझा दिया है, क्योंकि छात्र, अध्यापक अथवा शिक्षक द्वारा जब बच्चे को कोई भी विषय वस्तु पढ़ाई जा रही है तो ये विषय वस्तु पढ़कर बच्चा अपने आप में क्या अंतर महसूस कर सकेगा, या छात्र, अध्यापक अथवा शिक्षक ये पढ़ाकर उसके अंदर क्या अंतर देखना चाहते हैं, तो वो इसके शिक्षण के उद्देश्य हो जाएंगे। इसके पश्चात में जो नेक्स्ट हेडिंग निकल के आते हैं यहाँ से, वो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी शिक्षण सहायक सामग्री। तो हेडिंग लगा लेंगे आपको शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री के अंदर आपको लेना चौक, डस्टर, लपेट, प्लग, चार्ट सामग्री, इतनी सामग्री इसके अंदर आ जाएगी। मित्रों, शिक्षण सहायक सामग्री तात्पर्य कि छात्र, अध्यापक अथवा शिक्षक द्वारा जब बच्चों को शिक्षण करवाया जा रहा है तो शिक्षण कराते समय जो सामग्री उनके शिक्षण में सहायता प्रदान करती है वो सारी शिक्षण सहायक सामग्री कहला देती है। नेक्स्ट हेडिंग आपकी पूर्व ज्ञान या प्रीवियस नॉलेज। तो प्रीवियस नॉलेज में लिखेंगे आप छात्र प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, तो ये जाएगा आपका पूर्व ज्ञान। नेक्स्ट हेडिंग लगानी है आपको प्रस्तावना या मोटिवेशनल डिवाइस जिसे कहा जाता है। तो प्रस्तावना की हेडिंग लगा लीजिए। इसके अंदर आपको 3 कॉलम बना लें, क्रम संख्या, छात्र प्रतिक्रिया और छात्र क्रिया। मित्रों, प्रस्तावना के बारे में आपको थोड़ी सामान्य जानकारी दे दूं। जो प्रस्तावना होता है आपकी पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि यही आपकी पाठ्य योजना का आधार बनता है कि किस प्रकार की आप पाठ्य योजना तैयार करेंगे। इसके अंदर छात्र, अध्यापक, अध्यापिका द्वारा बच्चों से प्रश्न किए जाते हैं और ये जो प्रश्न होते हैं कम से कम 4 प्रश्न और अधिक से अधिकतम 6 या 7 प्रश्न उनके द्वारा किए जा सकते हैं। और ये जो सभी प्रश्न होते हैं ये तार्किकता के क्रम में होने चाहिए। कहने का मतलब है आप बच्चों को जो प्रश्न पूछेंगे वो एक तार्किकता के क्रम में होना चाहिए। एक प्रकरण को मतलब एक प्रश्न को दूसरे प्रश्न से जोड़ते हुए प्रश्न पूछने। अंत के अंदर आपके द्वारा बच्चों से समस्यात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। जिस प्रश्न का बच्चे उत्तर नहीं दे पाएंगे तो एक प्रकार से उनके सामने समस्या उत्पन्न हो जाएगी, तो इस समस्या का समाधान भी आपके द्वारा ही किया जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये 5 प्रश्न लिख लीजिए। 5 प्रश्न लिखने के पश्चात में मित्रों जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग निकल के आती है यहाँ से, वो नेक्स्ट हेडिंग आपकी पाठ्य सूचना या स्टेटमेंट ऑफ या शिक्षण का उद्देश्य जिसे कहा जाता है। उसमें लिखेंगे आप बच्चों, आज हम पेड़ पौधों से होने वाले प्रकाश संश्लेषण के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात में नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी प्रस्तुतिकरण। हेडिंग लगा लीजिए प्रस्तुतिकरण या पाठ का विकास जिसे कहा जाता है, डेवलपमेंट ऑफ द लेसन। तो जो प्रस्तुतिकरण होता है इसके अंदर आपको 5 कॉलम बनाना है। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, शिक्षण विधि और श्यामपट्ट कार्य। इस तरह से आपको 5 कॉलम बनाने के पश्चात में जो पहला कॉलम आता है आपका शिक्षण बिंदु वाला कॉलम, उस शिक्षण बिंदु वाले कॉलम के अंदर आपको पहला शिक्षण बिंदु लिखना है प्रकाश संश्लेषण की व्याख्या।
तो इस शिक्षण बिंदु के अंतर्गत देखिए मैंने आपको छात्र अध्यापक क्रिया के अंदर विकासात्मक प्रश्न लिखा है। तो विकासात्मक प्रश्न छात्र अध्यापक के द्वारा पूछे जाएंगे। पेड़ पौधों द्वारा भोजन के निर्माण की क्रियाविधि क्या कहलाती है? बच्चे उत्तर देंगे प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण के बारे में आप क्या जानते हैं? तो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। विद्यार्थी क्रिया में लिख लेंगे आप समस्यात्मक प्रश्न। विधि कौन सी चल प्रश्नोत्तरी विधि। इसके पश्चात में छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों को छात्र अध्यापक कथन बताया जाएगा। संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने पत्तों तथा हरे भाग में मौजूद क्लोरोफिल की सहायता से H2 व CO2 में मौजूद क्लोरोफिल का उपयोग कर पेड़ पौधे कच्चे माल के रूप में करते हैं, जबकि पेड़ पौधों का ये भोजन ग्लूकोज, सुक्रोज व स्टार्च के रूप में बनता है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा छात्र अध्यापक द्वारा प्रस्तुतिकरण। विद्यार्थी क्रिया में आप लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी पाठ्य पुस्तिका में नोट करेंगे। विधि हो जाएगी व्याख्या विधि। और जो श्यामपट्ट कार्य है उस श्यामपट्ट कार्य के अंदर आपको ब्लैक चार्ट लगा के जो मैंने छात्र अध्यापक कथन लिखा है उसमें से आप महत्वपूर्ण बिंदुओं को छांट लीजिए और उसके अंदर आप लिख लीजिए। इसके पश्चात आता है द्वितीय शिक्षण बिंदु प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त पदार्थों की व्याख्या। तो इस द्वितीय शिक्षण बिंदु के अंतर्गत देख मैंने आपको विकासात्मक प्रश्न लिखा है। तो इन विकासात्मक प्रश्नों को आप लिख लीजिए। पेड़ पौधों की भोजन निर्माण क्रियाविधि क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि किन किन पदार्थों का उपयोग किया जाता है? समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो इसके साथ में छात्र अध्यापक द्वारा छात्र अध्यापक कथन बताया जाएगा। तो इस छात्र अध्यापक कथन को आप लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पेड़ पौधों के द्वारा निम्न पदार्थों का उपयोग किया जाता है। पहला है सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में वांछित सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है, परंतु कभी कभी कृत्रिम प्रकाश से भी पौधे प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा छात्र अध्यापक द्वारा गया प्रस्तुतिकरण। और विद्यार्थी क्रिया में आप लिख लीजिए विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, अपनी पाठ्य पुस्तिका में नोट करेंगे। विधि हो जाएगी आपकी व्याख्यान विधि। और जो श्यामपट्ट कार्य है श्यामपट्ट कार्य के लिए मैंने आपको बताया दिया, ब्लैक चार्ट लगा लीजिए और उसके अंदर आप जो छात्र अध्यापक कथन उसके महत्वपूर्ण बिंदु को लिख लीजिए। इसके पश्चात में द्वितीय जो पदार्थ है वो है CO2। CO2 प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में शर्करा के निर्माण के लिए जरूरी है। स्थलीय पौधे वायुमंडल से जड़ों द्वारा तथा जलवायु पौधों जल से घुली हुई CO2 का उपयोग करते हैं। तीसरा है पत्ती। पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्ती द्वारा ही की जाती है। पत्ती में हरे रंग का वर्णक होता है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए अति आवश्यक है, उसे क्लोरोफिल कहा जाता है। चौथा है जल। जल पेड़ पौधों में बड़े पदार्थों में प्राप्त कर लेता है, जिससे H2 गैस होती है जो CO2 का अपचयन कर लेती है। इसी प्रकार से आपको ये सारी चीज लिख लें। विद्यार्थी क्रिया शिक्षण विधि और श्यामपट्ट कार्य को आप परिपूर्ण कर ही लें। तृतीय शिक्षण बिंदु आता है आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया संबंधी जो मैंने विकासात्मक प्रश्न आपको लिखा है, इन विकासात्मक प्रश्न को आप लिख लीजिए। विधि जाएगी आपकी प्रश्नोत्तरी विधि। और छात्र अध्यापक कथन में लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण क्रिया पेड़ पौधों के पत्तों व हरे भाग से होती है। पहले पत्तों में रंध्र होते हैं, इनकी मदद से CO2 पौधों में प्रवेश करती है। पेड़ पौधों में उपस्थित पर्णरहित प्रक्रिया में CO2 से मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और साथ ही O2 बनती है। तो इस प्रकार से हो जाएगा छात्र अध्यापक कथन। छात्र क्रिया में आप लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, अपने पाठ्य पुस्तिका में नोट करेंगे। विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि। और जो श्यामपट्ट कार्य है उस श्यामपट्ट कार्य को आप ब्लैक चार्ट लगा के परिपूर्ण कर लीजिएगा। मित्रों इसके पश्चात में जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है आपके पुनरावृत्ति प्रश्न। हेडिंग लगा लीजिए पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न के बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी मैं आपको दे दूं। जो पुनरावृत्ति प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक के द्वारा पूछे जाते हैं और इसलिए पूछे जाते हैं ताकि उनके द्वारा जो पाठ पढ़ाया जा रहा है उससे बच्चों का ध्यान इधर उधर भंग नहीं हो। कहने का मतलब है बच्चे का ध्यान पढ़ाए गए पाठ के ऊपर या प्रकरण के अंदर ध्यानपूर्वक लगा रहे या एकाग्रचित होकर लगा रहे, इस वजह से पुनरावृत्ति प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको प्रत्येक शिक्षण बिंदु के पश्चात में ये पुनरावृत्ति प्रश्न पूछने हैं ताकि बच्चे का ध्यान जो आप पाठ पढ़ा रहे हैं उसके अंदर ध्यानपूर्वक लगा ले। इसके पश्चात हेडिंग आती है आपकी नेक्स्ट, वो है मूल्यांकन प्रश्न। तो आपके द्वारा मूल्यांकन प्रश्न या छात्र अध्यापक द्वारा मूल्यांकन प्रश्न पूछे जाएंगे और इसलिए पूछे जाएंगे ताकि उसने जो पाठ बच्चों को पढ़ाया वो बच्चों ने सीखा है अथवा नहीं सीखा, कितना सीखा है। इसके बाद साथ में आपको मूल्यांकन प्रश्न पूछ लेना है। अंत के अंदर आपको बच्चों को गृह कार्य दे देना है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।